Hello friends, welcome to channel and this is the new lecture and the topic is labor welfare. So it is a part of unit 9 और इस यूनिट 9 में हम ऑलरेडी 12 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं. So if anyone watching this video very first time then please visit the playlist and watch all the video of this unit 9. और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेबर वेलफेयर को. सो व्हाट इज द लेबर वेलफेयर, इसको मतलब क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबर वेलफेयर को, यहाँ पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. लेबर का मतलब होता है कि वर्किंग क्लास, जो लोग काम करते हैं, पीजेंट. और वेलफेयर का मतलब होता है टेक केयर करना. टेक केयर किसका करना? जो वर्किंग क्लास है उसकी वेलबींग्स का, उसको टेक केयर करना. और किसके द्वारा टेक केयर किया जाएगा? जो एम्प्लॉयर है या जो ट्रेड यूनियंस है, जो संस्थाएं जो काम करती हैं, जैसे एजेंसी या सारा गवर्नमेंट के द्वारा या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वेलबींग करना, टेक केयर करना वर्किंग क्लास का, उनके लिए वर्क करना. एंड द वेलफेयर इंक्लूड एनीथिंग दैट इज डन फॉर द कंफर्ट एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज लाइफ. जो भी वर्किंग क्लास है उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए, उनके कंफर्ट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना, इसको ही बोलते हैं लेबर वेलफेयर. So here's the two definition of labor welfare. First given by the Oxford Dictionary and second is explained by the Chamber Dictionary. तो पहली जो डेफिनेशन है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, उसको एक्सप्लेन करते हैं. उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जो लेबर वेलफेयर होता है बेसिकली एज ए एफर्ट टू मेक लाइफ वर्थ लिविंग फॉर द वर्कर्स. जो वर्किंग क्लास है, जो वर्किंग जो लोग होते हैं, उनके जीवन को जीने योग्य बनाना ही लेबर वेलफेयर कहलाता है. ये उसका एफर्ट होता है. और चैम्बर डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो इसमें इसको ऐसे एक्सप्लेन किया गया है कि वेलफेयर एज ए स्टेट ऑफ फेयरिंग और डूइंग वेल, एक अच्छा करने की स्थिति को ही वेलफेयर बोला जाता है. और आप किस प्रकार से अच्छा कर सकते हैं? किसी भी प्रकार से. फॉर एग्जांपल फ्रीडम फॉर कैलेमिटी, कि कोई विपत्ति के समय पर मदद करना लोगों की, जो नीडी पीपल होते हैं उनकी मदद करना. और एन्जॉयमेंट ऑफ हेल्थ, मतलब हेल्थ के लिए, शिक्षा के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, समृद्धता बढ़ाना. ये सभी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो आते हैं अंडर द वेलफेयर. सो आप यहाँ से देख सकते हैं दोनों डेफिनेशन. सो नाउ लेट अंडरस्टैंड दी एवोल्यूशन ऑफ लेबर वेलफेयर इन दी इंडिया. इंडिया के अंदर किस प्रकार से लेबर वेलफेयर एवॉल्व किया इंडिया में, उसको अंडरस्टैंड करते हैं. सो अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो स्टार्टिंग में लेबर वेलफेयर प्रोग्राम्स बेसिकली चलाए जाते थे. जो रिलीजियस लीडर हुआ करते थे, या फिर जो फिलांथ्रोपिस्ट, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता, या जो अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे, उनके माध्यम से ये प्रिवेल किया इंडिया के अंदर. धीरे धीरे लेबर वेलफेयर स्टार्ट हुआ. और अगर हम बात करें ये जब धीरे धीरे से फैक्ट्री और जो इंडस्ट्री थी इवॉल्व की कंट्री के अंदर ग्रेजुअली, तो लोग माइग्रेट करने लगे गाँव से शहरों की तरफ. एक अच्छे इनकम के लिए, बेस के लिए लोग मूव करने लगे, माइग्रेट करने लगे गाँव से शहरों की तरफ. बट वहाँ जाने के बाद पता चला कि वहाँ की जो वर्किंग कंडीशन है बहुत ही बैड है, और बहुत ही छोटे स्पेस में, जगह में रहना पड़ता है स्लम्स एरिया में. तो वहाँ की जो हेल्थ hazards कंडीशन जो होती हैं, बहुत सारे डिजीज़ प्रिवेल कर जाती हैं लोगों के बीच में. और तो दैट इज़ वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री. देखा गया वहाँ की सेफ्टी मेजर भी अच्छे से नहीं लिए जाते हैं फैक्ट्री में, और उनको उतना बेज नहीं दिया जा रहा है जितना उनसे काम कराया जाता है. तो उसके बाद तो फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन सरकारों के द्वारा लाए गए. जैसे कि हम बात करें 1907 में भारत सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन हुआ. उस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी, कुछ बोला गया कि कुछ रिव्यू करने के लिए इंडस्ट्रियल लेबर का, कि जो उस समय जो इंडस्ट्री लेबर थी उसकी कंडीशन कैसी हैं, उसको रिव्यू करने के लिए एक कमेटी गठित की गई. उसके बाद फिर इंडियन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट आया 1910 में. इसमें कुछ प्रोविजंस थे कि जो वर्किंग आवर थे उसको फिक्स किया गया, जैसे कि 12 घंटे पर डे. उस समय 1910 में ये जो वर्किंग आवर को फिक्स किया गया था अडल्ट मेल के लिए. बट अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो ये है 8 घंटे पर डे. ठीक है. उसके बाद और भी कुछ एक्ट आए उस समय, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर ILO को बनाया गया. ILO मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. इसको 1919 में इसको बनाया गया. इसके आने के बाद बहुत सारे बदलाव हुए, जैसे कि देश के अंदर जितने भी कानून बने थे, लॉ बने थे, तो उनमें भी बहुत सारे प्रोविजंस लाए गए जब ILO को बनाया गया. उसको भी बाद में अंडरस्टैंड करेंगे एक एक करके. और अगर बात करें 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाया गया, और 1922 में भी इंडियन फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट बिल पास किया गया. और जिसमें बेसिकली ये था दैट इज़ एप्लीकेबल टू दी फैक्ट्रीज जहाँ पर 20 लोग से ज़्यादा काम करते हैं,
तो वहाँ पर जो जो बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से लेकर 14 साल है, दैट वर नॉट अलाउड टू वर्क मोर देन 6 आवर। तो ये सभी जो कुछ है इसमें प्रोविजंस लाए गए थे, जो एक्ट थे उनमें अमेंडमेंट करके। और जैसे कि सेकंड जो वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद बहुत सारी संस्थाओं को बनाया गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। और भारत सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की गई, रेज कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन दी गई इस कमेटी के द्वारा। तो उसके बाद फिर एक फैक्ट्री एक्ट 1948 आया, इसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे। और जब देश आज़ाद हो गया तो हमारे भारतीय संविधान में डीपीएसपी में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी जो वर्किंग क्लास है, जो गरीब लोग हैं, जो जो सिटीजन है, सबके लिए कुछ यहाँ पर बनाए गए, जैसे कि उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाना चाहिए, उनके उनके जो सोशल हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, जस्टिस है, उनको प्रिवेल करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, ये सभी को मेंशन किया गया है डीपीएसपी में। इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है यूनिट 5 में। तो प्लेलिस्ट विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब 5 ईयर्स प्लान चल बनाना स्टार्ट हुए गई भारत सरकार के द्वारा, तो उसमें भी जो क्लास थी, जो गरीब लोग थे, उनके लिए जो वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स चलाए गए बहुत सारे। तो ये सभी इसमें मेंशन है। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट की, तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इस बोल सकते हैं कि लेबर वेलफेयर बेसिकली बहुत ही फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें तरलता होती है, बदलाव होता है, मतलब टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन्स डिफ़र करता है, और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स। और ये भी डिफ़र करता है कि आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो किस प्रकार की वो इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल पर है, स्मॉल स्केल पर है। तो ये भी उस पर मैं उसको भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तभी आप कोई लेबर वेलफेयर स्कीम से एक्टिविटी चलाते हैं तो वेरी करती है टाइम टू रीजन, इवन कंट्री टू कंट्री। तो इन सभी पैरामीटर और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना होता है। उसके बाद आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तब वो एज ए वेलफेयर की तरह काम कर पाती है। तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, अम्यूनिटी प्रोवाइड कराना, जैसे कि कैंटीन, रिक्रिएशन फैसिलिटी, सैनिटरी फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ को लेकर के, ट्रैवल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना वर्कर्स के लिए, अकोमोडेशंस टू वर्कर्स, जहाँ पर वो काम करते हैं, जहाँ जहाँ पर वो रहते हैं उनके बीच में फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देना। बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, एमिनिटीज़ होती हैं, वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराना लोगों को, ताकि वो एक सोशल सिक्योरिटी उनको फील हो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी फील हो, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ किसी भी संस्था में जहाँ वो वर्कर्स एज ए काम करते हैं। तो ये बेसिकली जो कंसेप्ट है लेबर वेलफेयर का, इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट जैसे कि हम बात करें, ये 2-3 अप्रोच होती है। पहली अप्रोच होती है होलिस्टिक अप्रोच होती है, जिसमें आप वर्कर्स के लिए सभी डायमेंशन को देखते हुए उसके आप बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स चलाते हैं, प्रोग्राम्स चलाते हैं, ताकि उसका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके। इसी प्रकार से होलिस्टिक के बाद एक सोशल कॉन्सेप्ट होता है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सभी कॉन्सेप्ट को हम अभी अंडरस्टैंड कर देंगे। सो द फर्स्ट इज अ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर। तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, एक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट की बात करता है, कि लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, उसके अलावा उनकी हेल्दी, मेंटल, मोरल, फिजिकल, कल्चरल, इमोशनल, ये सभी वेलबींग्स के लिए बेसिकली ये इसे बोलते हैं होलिस्टिक कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी कोई नीडी पर्सन है तो उसको मनी फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है मोरल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, और जैसे काउंसलिंग देना, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनके लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए काउंसलिंग प्रोवाइड कराना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना, और जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है उनको लोन प्रोवाइड कराना, या फिर जो इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं उनके माध्यम से, और जो वर्कर्स जहाँ रहते हैं उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, लिविंग कंडीशंस, रोड, ड्रेनेज सिस्टम, लाइटिंग फैसिलिटी, रोड प्रोवाइड कराना। तो ये ओवरऑल एक बेसिकली हॉलिस्टिक अप्रोच के माध्यम से के लेबर वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। सेकंड है बेसिकली सोशल कंसेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर। इसमें क्या होता है कि जो भी वर्कर्स हैं, जो भी जिनके लिए हम वेलफेयर स्कीम चलाते हैं, इसके माध्यम से उनके वेलबींग के लिए, तो इंडिविजुअल्स का उनके ग्रुप के साथ एक अच्छा संबंध होना चाहिए, उसके फैमिली के साथ, उनके जो पीयर ग्रुप्स हैं या सबॉर्डिनेट हैं, काउंटर पार्ट्स हैं, जहाँ पर वो काम करते हैं, जूनियर सीनियर्स हैं, उनके बीच में एक अच्छा संबंध होना चाहिए, उसको इस्टेब्लिश करने करने के पर्पज़ से ये बेसिकली ये कंसेप्ट है, सोशल कंसेप्ट। तीसरा है रिलेटिव कंसेप्ट। ये जो कंसेप्ट है, इसका मतलब ये है कि ये जो आप वेलफेयर जो भी करते हैं, एक्टिविटी जो चलाएंगे, तो वो डिफेंड करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स, टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि सेम एक्टिविटी आप सबके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, उसको किस प्रकार की नीड है, क्या ज़रूरत है उसकी, क्या टाइम है, उस टाइम पे उसको ज़रूरत है कि नहीं है, कि आगे उसके फ्यूचर में ज़रूरत होने वाली है, समय क्या है, ये सभी को बेसिकली देखा जाता है। एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है लेबर वेलफेयर का, उसके आधार पर आप कोई भी एक्टिविटी चलाते हैं या वेलफेयर स्कीम चलाते हैं। सो अभी हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेबर वेलफेयर। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं लेबर वेलफेयर के, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसका जो मेन एम है, हम बोलें अगर लेबर वेलफेयर का, द मेन एम इज टू टोटल डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स पर्सनालिटी विच इज़ बेस्ड ऑन दी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। और इसका जो मेन एम है कि लोगों की मदद करना, जो नीडी पर्सन है, जिनको ज़रूरत है उनको मदद करना, पुअर की मदद करना, एंड मोस्ट डिजर्विंग कम्युनिटी। एंड द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ लेबर वेलफेयर इज़ टू मिनिमाइज एक्सप्लॉयटेशन। जैसे कि जो वर्किंग क्लास होती है, कहीं काम कर रही है, तो उसका कोशिश करना कम से कम उसका एक्सप्लॉयटेशन हो सके, इसके यही उद्देश्य होते हैं लेबर वेलफेयर के। एंड मैनेजमेंट वांट, और मैनेजमेंट हमेशा चाहता है कि एफिशिएंट और प्रोडक्टिव उनके पास लेबर वर्क हो, लेबर फोर्स हो। सो विच कैन बी अट्रैक्ट, वो कैसे अट्रैक्ट होगी, कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी संस्था में आपको अच्छे एम्प्लॉय चाहिए, तो आप कैसे उनको अट्रैक्ट कर पाएंगे? अगर आप उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, वर्किंग कंडीशन अच्छी प्रोवाइड कराएंगे, हेल्थ हाइजीन का उनका ध्यान रखेंगे, तो तभी जो अच्छी एक लेबर भी अट्रैक्ट होगी आपके संस्थाओं में, आपकी इंडस्ट्री में। तो यही उसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। जैसे कि ये बात करें हम यहाँ पर, प्रोवाइडिंग सोशल कंफर्ट टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय को सामाजिक एक कंफर्ट प्रोवाइड कराना, और साथ ही साथ एक ओवरऑल उनकी जो इम्प्रूवमेंट, उनके एम्प्लॉयज़ के, उनको सपोर्ट करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट करने के लिए सपोर्ट करना, आर्थिक, सामाजिक और ये सभी प्रकार से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना उनको। और साथ ही साथ वर्किंग कंडीशंस जो होती हैं वर्क प्लेस पे, उसको इम्प्रूवमेंट करना। एंड दी मेंटेन एंड दी रिटेन द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। जैसे कि जितने भी आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, किसी संस्था, कोई फैक्ट्री है, तो वहाँ पे कोशिश करना है कि सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंटिन्यू रहें, बहुत यहीं पर काम करें कई सालों तक, ताकि अगर एक ही एम्प्लॉय एक जगह पर ज़्यादा काम करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो कोशिश करना कि जितने ही एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्क फोर्स है, वो रिटेन करें, वहीं रहे। रिड्यूस द रेट ऑफ एब्सेंटिज्म फ्रॉम द वर्क एंड लेबर टर्नओवर फ्रॉम द जॉब। और इस प्रकार से और भी इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ ऑफ एम्प्लॉयज़, कंफर्टेबल एंड हैप्पी, इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर प्लेस। ये सभी जो ऑब्जेक्टिव हैं बेसिकली इसके, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ लेबर वेलफेयर। इसके कुछ सिद्धांत हैं लेबर वेलफेयर के, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि पहला सिद्धांत है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन, कि मतलब जो भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, इंटीग्रेशन होनी चाहिए। मतलब जैसे कि कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है तो उसको पूरा प्रोग्राम चलाना जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में प्रोग्राम चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर हेल्थ को लेकर के कोई प्रोग्राम चला रहे हैं तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट उसमें कवर हो जाते हैं। जैसे कि हेल्थ हाइजीन, फिजिकल हाइजीन, सोशल हाइजीन, मोरल हाइजीन, ये सभी के सभी एस्पेक्ट्स में कवर हो जाते हैं। ये बहुत सारे डायमेंशंस होती हैं। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम चलाएंगे तो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, ना ही उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन होगा। तो ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या होता है कि जो भी कम्युनिटी है, आप जिसके लिए प्रोग्राम्स बना रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करना है, उसका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, उसका साथ साथ एसोसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड डेवलपमेंट, जैसे कि कम्युनिटीज शुड एसोसिएट वर्कर्स विद द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। प्लानिंग में आप उसको रखें वर्कर्स को, जो भी है जिनके लिए प्रोग्राम चला जा रहा है, एग्जीक्यूशन में उनका होना चाहिए पार्टिसिपेशन। सो द वर्कर शुड बी एसोसिएटेड फॉर कंडक्टिंग एक्टिविटी। तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का सिद्धांत। इसमें क्या है कि द वर्कर शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एंड दे शुड होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्टिविटी एमिंग टू वर्कर्स वेलफेयर। जिन वर्कर के लिए हम प्रोग्राम्स बनाए हैं, चला रहे हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, वो अगर उन वर्कर को हम उस प्रोग्राम्स में अगर अंडर कर लेंगे, उनको उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी दे देंगे, तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि हमको इस पर्टिकुलर वेलफेयर स्कीम्स को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना है, ताकि इसका जो आउटपुट है पॉजिटिव आ सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी कमेटी होती है, उसमें उनका पार्टिसिपेशन कराना, जैसे कि सेफ्टी कमेटी या स्पोर्ट्स कमेटी या कैंटीन कमेटी, ये एग्जाम्पल हैं प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के। उसके बाद डी पर है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि अगर आप जो वर्कर्स हैं उनको भी पार्टिसिपेट कराएंगे प्रोग्राम में, तो वो भी आंसरेबल होंगे कि द वेलफेयर प्रोग्राम आर सोशली ऑडिट और एवेल्युएटेड एंड सक्सेसफुल प्रोग्राम्स आर रिटेन। और अगर वो प्रोग्राम सक्सेसफुल होते हैं तो आप उनको रिटेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ फ्यूचर में अगर आप इम्प्लीमेंट करना है तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार के प्रोग्राम जो सक्सेसफुल हैं,
और जो प्रोग्राम्स वीक हैं, कमज़ोर हैं या प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, तो उनको आपको स्ट्रेंथन करना होगा और उनको फिर दोबारा इम्प्लीमेंट करना होगा। तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसमें आप सभी का पार्टिसिपेशन कराएंगे तो सभी की एक जिम्मेदारी होगी, सबकी एक सभी लोग आंसरेबल होंगे इसमें। सो द प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस, ये जो सिद्धांत है बेसिकली किस प्रकार से काम करता है, ये समय को लेकर के सिद्धांत है। जैसे कि अगर हम बात करें समय की, तो एक समय पर एक छोटा सा तिनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत ही उसका महत्व होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, जैसे कि आप किसी वर्कर का मदद करना चाहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी कोई पर्सन है, वो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है और उसको पैसे की ज़रूरत है। अगर फॉर एग्जांपल उसको अपने हेल्थ को लेकर के मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है, तो अगर आप टाइम पे पैसे नहीं देंगे तो उसको प्रॉपर तरीके से वो फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पाएगा, मेडिकल फैसिलिटी को, और वो ठीक नहीं हो सकता। अगर आप उसको बाद में पैसे देंगे तो उसका क्या ही यूज है उस पैसे का उसके लिए। तो अगर आप टाइम पे फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं तभी उसका यूज होता है। तो ये बेसिकली जो सिद्धांत है, ये विच इज़ बेस्ड ऑन दी टाइमलीनेस। तो ये कुछ सिद्धांत है जिसको हमने वही डिस्कस किया था। सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दी थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। सो डिफरेंट टाइप की थ्योरीज मेंशन की गई यहाँ पर लेबर वेलफेयर को लेकर के, तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो अगर हम बात करें लेबर लेबर वेलफेयर इस एक्टिविटी की, तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही इलास्टिक है। इसका मतलब ये है कि ये समय टू समय, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है। जैसे कि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी चलती है, वेलफेयर एक्टिविटी। क्योंकि हर जगह, हर एक प्लेसेस पे या हर एक कंट्री में आप एक जैसी वेलफेयर एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की वैल्यू सिस्टम किस प्रकार का है, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम कैसा है, सोशल कस्टम्स कैसे हैं, वहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन किस प्रकार का है। तो वहाँ के अकॉर्डिंग आपको वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर एक्टिविटी करनी पड़ती हैं। तो इसी वजह से बोला जाता है कि जो वेलफेयर एक्टिविटी बहुत बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बहुत ही इलास्टिक होनी चाहिए, और इस प्रकार से होने चाहिए कि वहाँ के जो लोग हैं उनके अकॉर्डिंग वो स्कीम्स, वो वेलफेयर एक्टिविटी हो, ताकि उनको ज़्यादा उसका बेनिफिट मिल सके। सो अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ वेलफेयर, वेलफेयर की स्कीम की, तो इसमें से जैसे कि पहली है पॉलिसी थ्योरी ऑफ वेलफेयर। तो जैसा कि हम जानते हैं बेसिकली इस जो थ्योरी का जो मेन पर्पज है, इसको किस बेसिस पे बनाया गया है पॉलिसी थ्योरी को। ऐसा कि हम जानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं दैट इज़ सो मच सेल्फिश, एंड वो हमेशा चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, चाहे वो फिर वो जो अदर्स दूसरों के कॉस्ट पे, मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचा करके या कैसे भी करके दूसरों से ज़्यादा काम करा करके अपना ज़्यादा बेनिफिट कर सके। तो बेसिकली ऐसा माना जाता है। तो इसी के आधार पर ये पॉलिसी बनाई गई कि जब तक हम पॉलिसी नहीं बनाएंगे तब तक कोई भी जो फैक्ट्री का मालिक है, जो वर्कर, जो एम्प्लॉयर होता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े हमें दूसरों के वेलफेयर के लिए। वो तो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो बेसिकली ये जो थ्योरी है पॉलिसी बेस्ड है, मतलब हम कुछ पहले से कुछ ऐसी पॉलिसी बना देंगे कि जो मिनिमम इतना अमाउंट तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा वेलफेयर के लिए संस्थाओं के द्वारा। सो दिस थ्योरी बेस्ड ऑन द कंटेंशन दैट द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द वेलफेयर इज द नेसेसरी फॉर द वर्कर्स। वर्कर के लिए एक न्यूनतम मानक बना दिया जाएगा कि आपको 2% या 1.5% आपको जो भी आपका रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, उसका आपको खर्च करना है वेलफेयर के लिए। तो इसी चीज़ को बोला जाता है पॉलिसी थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। यही इसमें आप मेंशन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। According to this theory, owners and the managers of industry undertakes get many opportunities to exploitations of labor। जैसे कि बताया हमने कि उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, उनको पता होता है कि कैसे जो लेबर होते हैं उनसे ज़्यादा काम कराया जाए कम पैसे में। तो द स्टेट हैज़ टू इंटरवीन, जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसको इंटरवीन करना पड़ता है, एंड प्रोवाइड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयर टू दी वर्किंग क्लास। जो वर्किंग क्लास होती है फैक्ट्री में, कहीं भी किसी भी संस्था में, उसके वेलफेयर के लिए सरकार को इंटरवीन करना पड़ता है। तो सरकार पॉलिसी बनाती है, लॉ बना देती है कि आप किसी भी संस्था को इतना खर्च करना है, जैसे CSR एक्टिविटी होती है, उसी प्रकार से ये पॉलिसी बनाई जाती है। दूसरी थ्योरी है द रिलीजियस थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। सो बेसिकली ये जो रिलीजियस थ्योरी है ये बेस्ड है एक कॉन्सेप्ट पे, दैट इज मैन इज एसेंशियली अ रिलीजियस एनिमल। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी इंसान के कुछ ना कुछ बिलीफ, कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं, धार्मिक सेंटिमेंट्स होते हैं जिनसे काफ़ी उनका लगाव होता है। और वैसे लोग तो पैसा खर्च नहीं करते, बट धार्मिक स्थानों पर, धार्मिक संस्थाओं के लिए पैसा दे देते हैं इजीली, क्योंकि उनकी कुछ भावनाएं, कुछ फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अगर हम इन सभी पे पैसा खर्च करेंगे तो शायद वो जो चाहते हैं फ्यूचर में, उनके जो प्लान होते हैं वो अच्छे से एग्जीक्यूट होंगे, और उनका एक अच्छा आउटपुट, अच्छा रिजल्ट आएगा, और आगे वो फ्यूचर में आगे भी उन्नति कर पाएंगे। लोगों का ऐसा मानना होता है।
तो वैसे लोग पैसे खर्च करते नहीं हैं लोगों के बेनिफिट के लिए, बट अपने बेनिफिट के लिए वो खर्च कर सकते हैं। उनको लगता है कि शायद अगर हम किसी धार्मिक स्थान पर पैसे देते हैं या जो बोलते हैं उसको डोनेशन देते हैं, तो शायद उनका जो काम है वो पूरा हो जाएगा गॉड की कृपा से। तो वो जो पैसा जो देते हैं वेलफेयर, इसी उससे वेलफेयर हो जाता है लोगों का। जो भी पर्सन है, जो भी जैसे किसी संस्था में जो लोग हैं काम करते हैं, तो उनके लिए कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करा देना। तो इस सभी प्रकार की जो थ्योरी है बेसिकली ये रिलीजियस थ्योरी इसको बोला जाता है। इसमें रिलीजियस सेंटीमेंट जुड़ा होता है लोगों का, तो उसके आधार पर लोग खर्च करते हैं, डोनेशन देते हैं, चैरिटी करते हैं। नाउ द थर्ड इज द फिलान्थ्रोपिक थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। सो ये जो थ्योरी है फिलान्थ्रोपिक थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर, ये बेसिकली इस प्रकार की होती है जैसे कि कुछ लोगों का मानना होता है, कुछ लोग लविंग मैन काइंड होते हैं। इसको फिलान्थ्रोपी मतलब यही होता है कि द मैन इज बिलीव्ड टू हैव एन इंस्टिंक्टिव अर्ज बाय विच ही स्ट्राइव टू रिमूव दी सफरिंग ऑफ अदर्स। जैसे कि कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर जो लोग जो गरीब हैं या जिनके पास रिसोर्स नहीं है, तो उनको हम रिसोर्स प्रोवाइड करा दें, या जो गरीब हैं उनको कुछ खाने के लिए दे दें, तो हो सकता है कि हमारा भला हो जाए, या लोगों का भला करने से हमारा ही भला होता है। तो ये जो फिलान्थ्रोपिक थ्योरी होती है वेलफेयर करने की, लोगों को मदद करने की, इसको बोलते हैं फिलान्थ्रोपिक थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। इससे भी कई लोगों की मदद मिल हो जाती है अगर वो डोनेट करते हैं कुछ पैसा या कुछ करके, तो ये इस थ्योरी को बोलते हैं फिलान्थ्रोपिक थ्योरी। उसके बाद है द पैटर्नलिस्टिक्स और ट्रस्टीशिप थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर्स। सो ये जो थ्योरी है इज बेस्ड है ट्रस्टीशिप थ्योरी। ट्रस्टीशिप थ्योरी बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली आपने अगर पढ़ा होगा तो गांधी जी का भी एक थ्योरी थी इसी आधार पर, ट्रस्टीशिप थ्योरी। इसका उनका मानना था कि जो अगर जैसे कोई फैक्ट्री, कोई बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसके जो मालिक हैं उनके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, कंपनी है, पैसे हैं, और जो पैसे हैं उन्होंने लोगों के द्वारा ही कमाए हैं जो भी वहाँ पर काम करते हैं। तो ये जिम्मेदारी होती है कि एक बड़े लीडर की, या जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं, कि उनके यहाँ जो काम करने वाले लोग होते हैं तो उनके इंटरेस्ट के लिए भी कुछ करें, कुछ मदद करें। तो इसको बोलते हैं ट्रस्टीशिप थ्योरी। जैसे अगर हम अपने यहाँ बात करें, जैसे टाटा है, तो वो जितना भी अपना उनकी जो इनकम होती है टोटल, उसमें से बहुत सारा वो चैरिटी में डोनेट कर देते हैं या एजुकेशन में खर्च कर देते हैं। तो इस प्रकार को इसे बोलते हैं ट्रस्टीशिप थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। नाउ द नेक्स्ट इज प्लेकेटिंग थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली बोल सकते हैं बहुत ही बेटर ऑर्गेनाइज है, मॉडर्न थ्योरी है। जैसे कि अगर हम बात करें इस समय प्रेजेंट में, ये थ्योरी काम करती है जैसे कि कहीं पर किसी संस्था में कोई वर्कर है, कोई इंजीनियर है, काम कर रहा है, उसकी सैलरी मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ 50,000 रुपीज़ है, एंड 50,000 है। अगर वो वहाँ पर 2 साल और काम करता है तो उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, 70,000 कर दी जाती है। अगर वो 4 साल और काम करता है तो उसकी सैलरी फिर बढ़ा दी जाती है। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक टाइमली एंड पीरियडिकली एक्ट ऑफ लेबर वेलफेयर कैन बी अपीज द वर्कर्स। इसी वजह से जो वर्कर होता है वो कंटिन्यू करता रहता है, किसी एक कंपनी में काम करता रहता है, क्योंकि उसको टाइमली उसकी सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है, उसको जो पर्क्स मिलते हैं उनमें इंप्रूवमेंट आता है, सैलरी बढ़ जाती है। तो इस वजह से वो कंटिन्यू कर जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है बेसिकली जो लेबर होती है उसको उसके वेलफेयर के लिए। तो ये जो थ्योरी है इसे बोलते हैं प्लैकेटिंग थ्योरी ऑफ वेलफेयर। और छठवीं थ्योरी है द पब्लिक रिलेशंस थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। ये क्या है, ये बेसिकली इस प्रकार की थ्योरी काम करती है कि बेसिकली पब्लिक में एक गुडविल क्रिएट करने के लिए इस प्रकार की थ्योरी चलाई जाती है। जैसे कि कोई कंपनी है और कंपनी का जो भी प्रॉफिट है, जो भी है, उसका 10% उसने पब्लिक पे खर्च कर दिया, तो उसकी इमेज बन जाती है पब्लिक में कि ये बहुत बहुत अच्छी कंपनी है और इसके प्रोडक्ट परचेज करनी चाहिए। तो ये क्या करेगी कि वेलफेयर स्कीम चलाएगी, प्रोग्राम चलाएगी पब्लिक में, तो पब्लिक के साथ उनका जो इंटरेक्शन होता है बहुत अच्छा बढ़ जाता है, और इसी प्रकार से उनका मार्केट में भी वैल्यू बढ़ जाती है, और एक गुड इमेज बनती है, गुड इमेज क्रिएट होती है समाज में, और मैनेजमेंट और लेबर के बीच में, मैनेजमेंट और पब्लिक के बीच में। इसे बोलते हैं पब्लिक रिलेशन थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। सातवीं है द फंक्शनल थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। सो ये जो फंक्शनल थ्योरी बेसिकली किस प्रकार से वर्क करती है, जैसा कि इस थ्योरी में माना गया है, इसका जो कंसेप्ट है कि ये जो हेल्दी एंड हैप्पी पर्सन होते हैं, वो पर्सन इज ए बेटर मोर प्रोडक्टिव वर्कर्स, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो ये जो बेसिकली इसमें क्या होता है, वेलफेयर उसको यूज किया जाता है सिक्योर और प्रिजर्व, और साथ ही साथ एक मोर एफिशिएंटली डेवलप्ड एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मतलब लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसको एफिशिएंटली वो वर्क करे, और उसको प्रिजर्व करने के लिए, अर्थात वो और दूसरी कंपनी में ना जाए काम करने, इसी कंपनी में कंटिन्यू करे, उन सभी के लिए वो
डिफरेंट टाइप्स के जो प्लेटफॉर्म को डेवलप करते हैं, जैसे कि डायलॉग करना, बातचीत करना, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना वर्कर्स के बीच में, उनके बीच में डिस्कशन होना। तो इन सभी के माध्यम से इसकी इसलिए बोला जाता है इसको एफिशिएंसी थ्योरी। और ये जो इस थ्योरी है इसी प्रकार से वर्क करती है। सो द फंक्शनल थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। नाउ वी विल डिस्कस द लेबर लेजिस्लेशंस। सो लेबर लेजिस्लेशन बेसिकली क्या है? ऐसे कुछ कानून होते हैं, अगर हम बात करें सिंपल वर्ड में, तो ऐसे बहुत सारे कानून बेसिकली जो बनाए जाते हैं वो डील करते हैं, जैसे कि फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की बेसिस को लेकर के, उनकी वर्किंग कंडीशन को लेकर के, सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ, हाइजीन, स्वास्थ्य को लेकर के, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होते हैं वर्कर और जो मालिक होता है उनके बीच में किस प्रकार के रिलेशन है, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है तो इन सभी लॉ के माध्यम से उसको रिजॉल्व करना। और साथ ही साथ उस फैक्ट्री में सोशल सिक्योरिटी, जो वर्कर्स हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, वेलफेयर के लिए काम करना पर्सन के लिए। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो लेबर लेजिस्लेशन बेसिकली जो लॉ है कि सरकारों के द्वारा बनाए गए ऐसे कानून हैं जिनके माध्यम से जो वर्कर होते हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराना और इंश्योर करना। एंड द एक्ट और एम, इसका जो मेन उद्देश्य होता है इस प्रकार के एक्ट का, कि जो फैक्ट्री के अंदर होने वाले डिस्प्यूट होते हैं उसकी वजह से जो प्रोडक्शन कम होता है, अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो अब ऑब्वियस है कि प्रोडक्शन नहीं होगा तो लॉस होता है कंपनी का। तो इस प्रकार के जो डिस्प्यूट हैं उसको रिजॉल्व करना, और साथ ही साथ एक टाइमली पेमेंट होना बेसिस का, सैलरीज का सभी वर्कर्स का, और एक जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं वर्कर की उसको प्रोवाइड कराना। इन सभी लॉ में ऐसे प्रोविजंस मेंशन किए जाते हैं। तो इसी को पढ़ेंगे क्या क्या, कौन कौन से कानून, कौन कौन से लॉ बनाए गए वर्कर के वेलफेयर के लिए। सो द नीड ऑफ लेबर वेलफेयर बिकम इम्पोर्टेंट। अब ऑब्वियस है इसकी बहुत ही महत्वता है और इसलिए इसको बनाए गए थे इसलिए कानून। तो उसको देखेंगे कौन कौन से कानून बनाए गए और इसकी क्या क्या वजह थी, क्या क्या रीजंस थे इन सभी को बनाने के। सो यहाँ पर कुछ रीजन मेंशन है कि इतने डिफरेंट टाइप के जो लेबर लॉ बनाए जाते हैं उसका क्या रीजन है। कि एक रीजन तो यही है कि वीक लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अगर संस्थाएं कमज़ोर होती हैं तो जो वहाँ के वर्कर होते हैं या जो एम्प्लॉयर हो जाते हैं, जॉब जॉब देने वाले होते हैं, जो मालिक होते हैं फैक्ट्री के, उनको आपस में बार्गनिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर लॉ या कानून बने होते हैं तो उनको ईजिली और आसानी पड़ती है चीज़ों को मैनेज करने में, अंडरस्टैंड करने में। ऑक्यूपेशनल इनसिक्योरिटी क्या होती है? जैसे कि कोई एम्प्लॉयज़ कहीं काम करता है और उसको एक्सीडेंट हो जाता है, तो जितने दिन वो काम वहाँ पर नहीं आएगा तो उसको जो उसकी सैलरी नहीं दी जाती, उसको वेजेज नहीं दिए जाते हैं। या किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है किसी कारणवश उसी संस्था में, किसी फैक्ट्री में, तो उसको जो कंपनसेशन मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। तो इसीलिए ऐसे कानून बना दिए जाते हैं ताकि उसको कंपनसेशन मिल सके। या किसी एम्प्लॉय की हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं या फिर वो ऑफिस नहीं आता है तो उसको उसको उसकी जो सैलरी है उसको पूरी की पूरी मिल सके। तो ऐसे कानून बना दिए जाते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल एक्ट, एम्प्लॉयमेंट स्टेट एक्ट, ये सभी एक्ट बनाए जाते हैं। और उसके बाद तीसरा रीजन है हैजार्डस वर्किंग कंडीशंस। बहुत सारे जो फैक्ट्री होती हैं वहाँ पर कुछ हेल्थ और सेफ्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, मतलब वहाँ की कंडीशन ठीक नहीं होती हैं। एंड फैक्ट्रियों में इसी वजह से वहाँ पर फैक्ट्री एक्ट बनाए जाते हैं जिनके माध्यम से लोगों की जो हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी उसको देखा जा सके, उसके लिए प्रोविजंस बनाए जाते हैं ताकि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर किया जा सके फैक्ट्री के अंदर। और चौथा रीजन है कि लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि फैक्ट्री में इसी वजह से ही जो इकोनॉमिक प्रोसेस आता है, जैसे कि अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, जो एम्प्लॉयर है जो एम्प्लॉई है उनके बीच में लड़ाई झगड़ा है, डिस्प्यूट हो जाती है, तो इसकी वजह से जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाता है और उससे जो कंपनी का नुकसान होता है और एम्प्लॉय जो होते हैं उनका भी नुकसान होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं। तो ये वन ऑफ द रीजन है। और साथ ही साथ अगर बात करें सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी रुक जाती है तो उसको अचीव करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना होता है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से लेबर लॉ बनाए गए थे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेबर लेजिस्लेशंस। जो लेबर लेजिस्लेशन थे उस समय जो कानून थे उसका मेन पर्पस, मेन जो ऑब्जेक्टिव था बेसिकली क्या था कि टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स फ्रॉम प्रॉफिट सीकिंग एक्सप्लॉयटर्स। जो भी फैक्ट्री के मालिक हुआ करते थे तो उस समय पर वो बहुत कम सैलरी दिया करते थे, तो बहुत ज़्यादा काम कराने के बावजूद भी उतना पेमेंट नहीं करते थे। तो इसी को लेकर के डिफरेंट टाइप से कानून बनाए गए ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके इस प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन से। और अगर हम बात करें
टू इंश्योर दैट द सर्विस कंडीशन शुड बी क्लियरली, और इस बात को भी इंश्योर करने के लिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इन सभी लॉ का कि जो एम्प्लॉयर, जो बेसिकली जो मालिक है फैक्ट्री का, वो जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उन लोगों को वहाँ तक पहुँच सके, जो एम्प्लॉय हैं वहाँ तक पहुँच सके। और साथ ही साथ टू इम्प्रूव द रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन, वहाँ की जो वर्किंग कंडीशन है उनके हेल्थ, हाइजीन, सेफ्टी, सिक्योरिटी को, इन सभी को लेकर के उन सबको रेगुलेट करना, उसको इम्प्रूव करना, ये सभी ऑब्जेक्टिव थे इन सभी लॉ के, जो लॉ बनाए जा रहे थे उस समय। टू मेक्स स्टैचुरी प्रोविजंस फॉर द रेगुलर ट्रेनिंग्स, जो भी नए जो एम्प्लॉय वहाँ आते थे अप्रेंटिस करने, जो भी सभी, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो इजीली उसको काम को भी अंडरस्टैंड कर पाएँ और इजीली कर सकें, साथ ही साथ गुड परफेक्शन के साथ। तो अगर हम बात करें अब ग्रोथ ऑफ लेबर लेजिस्लेशंस इन इंडिया, हमारे देश में जो कानून बनाए गए लेबर को लेकर के, उसमें किस प्रकार से ग्रोथ हुआ, कैसे ग्रेजुअली चेंजेस आए हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले आसाम में ये जो प्लांटेशन इंडस्ट्री थी और जो चाय के बागान थे उस समय पर, तो उस टाइम पे कुछ कानून बनाए गए थे। अगर हम बात करें नंबर ऑफ द कानून बर दैट बर पास्ड इन 1863, 1886 के आसपास, ताकि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, जो वर्कर्स उनको वो रिक्रूट करते थे इन सभी प्लांटेशन इंडस्ट्री में, तो उनको रेगुलेट करने के लिए बेसिकली कानून बनाए गए थे, ना कि वर्कर की कंडीशन को ठीक करने के लिए। तो ये बेसिकली स्टार्टिंग में ये एम्प्लॉय ओरिएंटेड थे, ना कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड थे जो कानून बनाए गए थे। उसके बाद कुछ कानून बनाए गए जैसे कि फैक्ट्री एक्ट, जो एम्प्लॉयज़ के लिए, जो वर्कर्स थे उनके लिए बनाए गए। उसके बाद ये बेसिकली 1881 में आया। उसके बाद माइन एक्ट आया, जो माइंस में जो वर्कर काम करते थे, 1901 में। और जब मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट दैट वाज पास टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, वो था वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923। उसके अलावा और भी कुछ खास सोशल सिक्योरिटी कानून बनाए गए थे, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, और प्रोविडेंट फंड को लेकर के 1952, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, ये सभी के सभी कानून बनाए गए थे। एंड और इसके अलावा अगर हम बात करें लेबर लेजिस्लेशन को लेकर के कानून, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट 1948, मिनिमम वेज एक्ट 1948, पेमेंट वेज एक्ट 1936, पेमेंट वेज बोनस एक्ट 1956। तो इसमें से कुछ एक्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बात करें तो जो वेज एक्ट है या बोनस एक्ट है, इसको याद करना है, ठीक है। और फैक्ट्री एक्ट तो कई बार आप पढ़ लेंगे तो याद हो ही जाएगा। और जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, तो ये आप याद करना है इसको। और इसके अलावा ये प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, इसको भी याद करना है। और इसके अलावा सभी को एक बार देख लेना है, आप 2 मिनट पढ़ेंगे तो इसको ईजिली याद कर पाएंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ लेबर लेजिस्लेशंस। डिफरेंट टाइप के लॉ बनाए गए, सो उसकी कुछ कैटेगरी हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशंस, तो इसके नाम से ही पता चलता है कि कुछ ऐसे लॉ बनाए गए प्रोटेक्ट करने के लिए लेबर्स को, जैसे कि उनकी जो लिविंग कंडीशन है या जो वर्किंग कंडीशन है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वर्क प्लेस में, सेफ्टी को लेकर के, हेल्थ हाइजीन को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, और जैसे कि उनकी जो सैलरी है, वेजेस हैं, किस प्रकार से ईजिली उसको वो रिकवर कर पाएंगे। तो इन सभी को लेकर के प्रोटेक्टिव लेबर लॉ बनाए गए। इसका मेन यही पर्पज़ था कि किस प्रकार से उनकी जो वर्किंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, और उनकी जो मिनिमम लेबर स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए इस प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन के अंतर्गत। तो ये उनमें से एक प्रकार का एक लेबर लेजिस्लेशन है। तो जिसमें से अगर बात करें, कुछ इंडियन लेबर लॉ इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट 1948 है, या माइंस एक्ट 1952, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। प्लांटेशन लेबर एक्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961 में। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये सभी एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में यही एक्ट जो आते हैं डायरेक्ट पूछा जाता है कि फैक्ट्री एक्ट किस टाइम पे आया। 1948, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 1948, 1950, 1960 में 1946। तो आपको ये सबको याद करना है, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। इसमें से फैक्ट्री एक्ट इम्पोर्टेंट है, माइंस एक्ट, और इसके अलावा इसमें मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट एक्ट, एंड दी चाइल्ड लेबर प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट, यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं। और प्लांटेशन एक्ट, ये कुछ 5-6 इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, पढ़ना सभी को है बट इन पे ज़्यादा फोकस करना है। और दूसरे प्रकार का जो लॉ था दैट इज़ रेगुलेटिव लेजिस्लेशंस। इसको बेसिकली बनाया किस लिए गया था, सो इसका बेसिकली कुछ पर्पज़, मेन जो प्राइमरी पर्पज़ था कि रिलेशन जो एम्प्लॉय है और जो वर्कर है उसके बीच में जो रिलेशन है उसको रेगुलेट करना,
और साथ ही साथ एक मेथड और एक मैनर प्रोवाइड कराना, ताकि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होती हैं उसको ईजिली टैकल किया जा सके। एम्प्लॉयज़ जैसे कि जो वर्कर्स होते हैं स्ट्राइक कर देते हैं, तो इस प्रकार की जिस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है या उनको कैसे टैकल किया जाए, और जो फैक्ट्री मालिक हैं, वर्कर्स हैं, जो उनके बीच में कैसे संबंध स्थापित किया जाए, ताकि ईजिली वर्क आगे बढ़ता रहे और साथ ही साथ उनके जो राइट्स हैं उसको भी ईजिली ऑब्लिगेट किया जा सके। तो ये बेसिकली रेगुलेटिव लेजिस्लेशन के अंदर आते हैं। इसमें से कुछ एक्ट जैसे कि द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 या इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, इसको तीनों को याद करना है। और अब हम देखेंगे तीसरे टाइप का जो लॉ था, दैट इज सोशल सिक्योरिटी एक्ट। सोशल सिक्योरिटी एक्ट की अगर बात करें तो इसका बेसिकली मेन पर्पस था कि किस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। वर्कर्स जो वहाँ पर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो किसी प्रकार की कोई कंटिजेंसी होती है तो उस समय किस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके उनके उनके लिए, उनके फैमिली के लिए, उसको लेकर के ये बेसिकली तीसरी कैटेगरी है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन की। इसमें कुछ ऐसे कानून बनाए गए थे ताकि उनके जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या जो कंटीजेंसी प्रॉब्लम्स होती हैं पैसों को लेकर के, उन सभी को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके वर्कर की। तो कुछ कानून बनाए गए जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1926, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, या जो प्रोविडेंट फंड को लेकर के एक्ट थे 1948 1952 में, और एम्प्लॉयज़ के लिए और कोल माइंस के लिए, दोनों के लिए, एंड मेटर्निटी बेनिफिट्स एक्ट ये 90 महिलाओं के लिए। तो ये सभी एक्ट जो थे बनाए गए थे सोशल सिक्योरिटी पर्पज़ से। तो इसमें जो दो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं, जैसे कि बात करें मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट और ये जो एम्प्लॉयज़ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ये दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको आप याद कर सकते हैं। सो द लास्ट दैट इज़ पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि 1972 में इसको बनाया गया था। एंड द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशंस, जो डिफरेंट टाइप के जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, कानून जो बनाए गए थे, उसमें से एक कैटेगरी है वेलफेयर लेजिस्लेशंस। इसका बेसिकली मेन पर्पस था इसको बनाने का, इसके माध्यम से जो जनरल वेलफेयर है वर्कर्स के लिए उसको प्रमोट किया जा सके, साथ ही साथ उनकी जो लिविंग कंडीशन है वर्कर्स की उसको इम्प्रूव करना। वेलफेयर लेजिस्लेशन का जो मकसद था, मेन एम था, जैसे कि सच लॉ कैरी वेलफेयर देयर टाइटल्स द लॉ अंडर दिस कैटेगरी। उनमें से कुछ लॉ इस प्रकार हैं, जैसे कि माइका माइंस लेबर वेलफेयर फंड 1946, इसके अलावा बीड़ी वर्कर वेलफेयर फंड 1976, या यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंगनीज और माइन या क्रोम और माइंस वेलफेयर फंड 1976। तो ये जितने भी एक्ट थे, इसमें बेसिकली फंड को दिया जाता था ताकि उस फंड के माध्यम से जो भी वर्कर हैं उनकी जो लिविंग कंडीशन है, या जो जैसे कि हम बात करें हाउसिंग, उनको हाउसिंग प्रोवाइड कराना, फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, बच्चों के लिए एजुकेशन शिक्षा संस्थान का अरेंजमेंट करना, रिक्रिएशनल फैसिलिटी खेलकूद के लिए उनके बच्चों के लिए। इन तीन जैसे ये जो एक्ट हैं, इनमें जो फंड मिलता था उनके 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 माध्यम से, उनकी मदद से ये सभी फैसिलिटी को प्रोवाइड कराना, ये बेसिकली कैटेगरी थी वेलफेयर लेजिस्लेशन की। So now we will try to understand the impact of ILO on the Indian labor laws in India, कि ILO का क्या इम्पैक्ट पड़ा। जैसे ILO का गठन हुआ 1919 में, तो भारत में उस समय जो भी रूल्स रेगुलेशन कानून बने थे लेबर लॉ के, उस पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या क्या बाद में प्रोविजंस किए गए जो भी एग्जिस्टिंग लॉ थे। सो उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो विद द ग्रोथ एंड द एक्सपेंशन ऑफ द फैक्ट्री एंड द इंडस्ट्री, जैसे जैसे फैक्ट्री और इंडस्ट्री का विकास हुआ और तो डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होने लगे, तो जो गांव के लोग थे धीरे धीरे माइग्रेट करने लगे, ग्रेजुअली माइग्रेट ऑफ लेबर फोर्स फ्रॉम द रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। और उस समय पर इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्टेट कंट्रोल, उस समय पर जो सरकार हुआ करती थी उनका खास कंट्रोल नहीं था उस समय इस प्रकार की जो फैक्ट्री या जो इंडस्ट्री हुआ करती थी उन पर। तो जो भी मालिक हुआ करते थे फैक्ट्रियों के, उनके मनमाने ढंग से वो पेमेंट करते थे, कम सैलरी देते थे, ज़्यादा काम कराते थे, एंड द बेस वर मच बिलो द सब्सटेंशियल सर्वाइवल लेवल। जितना ज़रूरत है उससे बहुत कम पेमेंट किया जाता था उस समय पर। और साथ ही साथ उनकी जो बेसिक नीड होती हैं या जो कंडीशंस होती हैं, वर्किंग कंडीशंस बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री थी। जैसे उनकी हेल्थ का कोई ख्याल नहीं रखा जाता था, वर्कर्स की सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, हेल्थ हाइजीन का, इन सभी पर ज़्यादा कोई फोकस नहीं था उस समय पर। तो इन सभी को देखते हुए धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आगे आई कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस कानून बनाए गए 1881 के स्टार्टिंग में। जैसे कि उनमें से कुछ इस प्रकार हैं
कि फैक्ट्री एक्ट 1881 आया, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 आया, और फिर ट्रेड यूनियन एक्ट आया 1926 में, और 1936 में पेमेंट ऑफ बेसिस एक्ट आया, और फिर मेटर्निटी बेनिफिट्स एक्ट 1939 आया। इसी प्रकार से बहुत सारे एक्ट आए। अगर हम बात करें फैक्ट्री एक्ट 1881 की, तो ये बेसिकली जो एक्ट है एक इज बिकम द बेसिस फॉर ऑल द लेबर एंड द इंडस्ट्रियल लॉ। उस समय कंट्री में जितने भी लॉ बने हुए थे इंडस्ट्रियल लॉ या लेबर को लेकर के, ये उसके लिए एक आधारशिला बना। एंड इट कंटेन प्रोविजंस, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे कि जो वर्किंग क्लास है, जो लोग काम करते हैं वहाँ पर, उनको कितने घंटे काम करना है, या महिलाओं को पुरुषों को कितने घंटे काम करना है, या उनकी बेज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, और क्या ग्रुप एज के लोग काम, किस ग्रुप के एज के लोग काम कर सकते हैं फैक्ट्री में, बच्चों को काम करना है कि नहीं करना है, क्या उनकी क्या एज होनी चाहिए, उन सभी को इसमें प्रोविजंस किए गए थे इस फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत। उसके बाद ILO का गठन हुआ 1919 में, एंड दिस एक्ट वाज अमेंडेड। उसके बाद इस एक्ट को, जो 1881 में जो एक्ट आया था फैक्ट्री एक्ट, इसमें कुछ बदलाव किए गए, जैसे कि सेफ्टी, हेल्थ, हाइजीन को लेकर के भी बहुत सारे प्रोविजंस किए गए इस एक्ट में। एंड इट आल्सो मेड द स्पेशल प्रोविजंस फॉर वीमेंस। इसमें कुछ खास प्रोविजन किए गए, जैसे कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, जो जुवेनाइल चाइल्ड होते हैं, अर्थात जिनकी उम्र 16 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम होती है, उन सभी बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए भी कुछ खास प्रोविजन किए गए कि किस प्रकार से उनको क्या कंडीशन, मतलब कितने घंटे काम करना है, क्या समय होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें जो चाइल्ड लेबर था उसको प्रोहिबिटेड किया गया, अर्थात जो बच्चों से काम कराने के लिए मनाही की गई जब ILO का गठन हुआ उसमें। तो उसके बाद फिर माइंस एक्ट आया 1923 में। तो इसमें भी बहुत सारे प्रोविजंस थे कि इसमें बेसिकली दो टाइप के प्रोविजंस थे। एक तो वो वर्कर जो सरफेस में काम करते हैं माइन फैक्ट्री में, और ऐसे वर्कर जो अंडरग्राउंड काम करते हैं, तो उनके लिए अलग अलग प्रोविजंस थे। जैसे अगर हम बात करें वो एम्प्लॉयज़ जो सरफेस में काम करते हैं, तो उनके लिए जो वर्किंग आवर थे वो 10 घंटे थे एक दिन में, और एक वीक में लगभग 52 घंटे, 54 आवर, 54 घंटे थे। एंड द पीरियड फॉर वर्क इंक्लूडिंग रेस्ट, और साथ ही साथ अगर बात करें तो दिन में जितने आवर काम करना है और साथ ही साथ जो रेस्ट इंटरवल टाइम होता है, दोनों को मिला के 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है। इस एक्ट में प्रोविजन था। और जो वर्कर्स काम करते थे अंडरग्राउंड, उनके लिए जैसे कि उनको 9 घंटे के लिए मेंशन किया गया था इस एक्ट में, और साथ ही साथ 9 घंटे काम करना है। एंड द एक्ट डज नॉट कंटेन प्रोविजन फॉर ओवर टाइम्स। इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि ओवर टाइम करना है। और साथ ही साथ नो वर्कर इज टू बी वर्क इन अ माइन फॉर मोर देन 6 डे इन अ वीक। एक वीक में 6 दिन से ज़्यादा काम नहीं करना है। ये भी इसमें कुछ खास प्रोविजन किए गए थे। एंड द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड द बेस फॉर द वीकली रेस्ट टाइम। जब हॉलीडे होता है तो उस समय पर उसका कोई बेसिकली इसमें ऐसा प्रोविजन नहीं था कि उस पर पेमेंट करना है कि नहीं करना है, उसको बेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यही सब कुछ इसमें दो इसके लूपहोल्स भी थे इस एक्ट के। तो इसी वजह से सरकार ने कुछ एक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया 1926 में, ताकि इसके जो लूपहोल्स हैं उसको अंडरस्टैंड किया जा सके, उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकें। तो बाद में फिर रॉयल कमीशन का गठन किया गया भारत सरकार के द्वारा, और रॉयल कमीशन ने एक कुछ सजेशंस और रिपोर्ट तैयार करके दी भारत सरकार को, और उसमें कुछ रिकमेंडेशन दी गई कि इस एक्ट में क्या क्या बदलाव लाना है इन सभी को। जैसे कि उसके कुछ एम एंड ऑब्जेक्टिव थे। सो अगर हम बात करें कुछ एम एंड ऑब्जेक्टिव की, कि इस जो रिकमेंडेशन दी गई थी इस कमेटी के द्वारा, तो उसमें उसके क्या एम ऑब्जेक्टिव थे कि क्या क्या होना चाहिए जो नए नए एक्ट बनेंगे उनमें। इसमें मेंशन किया गया था कि जो वर्कर है उसकी जो बेज है उसको एक फिक्स टाइम में मिलना चाहिए, अर्थात जैसे कोई फिक्स टाइम पीरियड है कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इसके बीच जो सैलरी अगर आ रही है तो इसको फिक्स किया जाए, और साथ ही साथ जो सैलरी मिलती है उसमें किसी प्रकार का कोई डिडक्शन ना किया जाए, उसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज ना काटा जाए। तो ये सभी को बेसिकली इसके मेन उद्देश्य थे कि एटलीस्ट वर्कर के लिए इतनी सहूलियत, इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करानी होगी। और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे कि किस प्रकार से अगर किसी वर्कर की सैलरी ड्यू है या उसको नहीं मिली तो उसको किस प्रकार से ईजिली उसको रिकवर कर सकता है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें वीकली हॉलीडे एक्ट 1942 की, तो इसमें क्या प्रोविजंस थे? इसमें प्रोविजंस थे कि जो वर्कर काम करते हैं तो एक वीक में एक हॉलीडे को भी पेड किया जाए, मतलब छुट्टी के दिन भी उसको पैसा मिलेगा। और साथ ही साथ अगर बात करें तो द गवर्नमेंट इज़ एम्पावर टू ग्रांट एडिशनल हाफ डे हॉलीडे इन अ वीक। एक वीक में
अगर सरकार चाहे तो उसको एक हाफ डे हॉलीडे को भी प्रोवाइड कर सकती है, ग्रांट कर सकती है एज ए विद अ पे, मतलब उसका भी पैसा मिलेगा उसको। तो ये वीकली एक्ट 1942 में मेंशन किया गया था। और फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया 1947 में, उसको देखते हैं। इसमें बेसिकली एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। इसका क्या काम होता है, ये बेसिकली इसका काम था कि जो भी डिस्प्यूट होते थे उसमें इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, तो उसको ये मैनेज करेगा, एडजस्ट एजुकेट करेगा। तो इसको गठित किया गया था अंडर द इंडस्ट्रियल एक्ट 1947। और उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट आया 1946 में। इस एक्ट में बेसिकली क्या था कि इसमें डिफाइन किया गया था कि एम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या है, इस टर्म को डिफाइन किया गया था। और मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1923 में आया। इस प्रोवाइड फॉर एग्रीमेंट बिटवीन दी जो सीमैन थे और साथ ही साथ मास्टर ऑफ द सी रिगार्डिंग द टर्म ऑफ द सर्विस, उसके रिगार्डिंग करके एक एग्रीमेंट को लेकर के इस एक्ट में मेंशन किया गया था, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1923 में। So this is all about today, and hope you guys you understand this lecture very well. And if you like this video, please like, subscribe and share with your friends so that everybody will get the benefit of this lecture. And so thank you very much for discussion for today.